प्यारे विद्यार्थियों और मेरे चैनल के सभी दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ SK त्रिपाठी, एक छोटे से गांव का एक मामूली शिक्षक, जिसका YouTube चैनल ए विलेज टीचर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत से लोग पूछा करते हैं पढ़ाई में कि ऐसा कौन सा तरीका है कि पढ़ाई समझ में आए, पढ़ाई समझ में क्यों नहीं आती है। तो जो मैंने अनुभव किया हुआ है अभी तक, उसका एक ही निष्कर्ष है, एक ही तरीका है कि अगर किसी काम को अगर हम बार बार करें तो निश्चित रूप से हमें आ जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी चीज की पढ़ाई हो। एक कहावत है ना, एक दुआ है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। तो कोई काम अगर हम बार बार करते हैं तो हमें आ ही जाता है, यही तरीका है। तो पढ़ाई की किसी चीज को हम बार बार जो है रिपीट करें, देखें, समझें तो फिर वो आ ही जाती है अंततः। लेकिन हम करते क्या है, हम उतना मनोयोग से उस पर ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, बेमन करते हैं कोई काम को। ऐसे ही वीडियो को माना है कि बहुत से लोगों को अंग्रेजी में इंटरेस्ट नहीं है, या है भी तो वो चाहते हैं कि वही बिना किए ही सब आ जाए। लेकिन इसके लिए तो लोग बहुत अथक प्रयास करते हैं, आप जानते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हैं, वीडियो को आखिर तक देख सकते हैं। हमने 16-17 वीडियो बनाए हुए हैं, उनमें से कुछ पोएट्री पर है, तो आप उनमें मेरे वीडियोस के पोएट्री के वीडियो आप देखिए और दूसरे यूट्यूब पर पड़े हुए वीडियो में तुलना करिएगा, तो हो सकता है उनकी शुद्धता या क्या गंभीरता है आप जल्दी से ना समझ पाए, धीरे से समझ में आएगी। और जो हमने ट्रांसलेशन पर वीडियो बनाए हुए हैं, उस वैसे दूसरे भी आप वीडियो देखिए, चैनल पर दूसरे चैनलों पर उपलब्ध है। आप तुलना करिएगा कि इस चैनल की क्या खासियत है। और जो एक थोड़ा सा हमने पहले नजीर दे दी है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, वो शुरू से लास्ट तक सारे पार्ट आप देखिए तो समझ में आएगा कि किस लेवल से स्पीकिंग करने में, लिखने में, या कंपटीशन की कोई एग्जाम फाइट करने में जो पैसिव वॉइस का उसमें आ जाता क्वेश्चन, उसमें कितना योगदान है उन वीडियोस का। तो ऐसे ही जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक पिछले में वीडियो में हमने ऐसा थोड़ा आपको झलक दी हुई है ट्रांसलेशन की और सेंटेंसेस के क्लासिफिकेशन की। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाना है। वैसे तो हम वो एक अभी हम चार्ट प्रस्तुत करेंगे आजकल में टेंसेस का, लेकिन उसके पहले मैं देना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो और भी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, दूसरे चैनलों पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए हुए, और इतने ज्यादा सब्सक्राइबर उनके व्यूअर्स हैं। लेकिन अब तुलना करिए कि उनमें हमारे बनाए गए इस वीडियो में क्या फर्क है। वो बहुत एप्रिसिएशन कमेंट्स में मिलते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि जो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज पढ़ाऊंगा, अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो कहीं समझ में नहीं आएगा। कितना इसमें सब साफ अभी स्पष्ट होगा। आइए पहले मेरे साथ में समझो, अब बाकी फिर जो मैं अपनी तरफ से कुछ 2 शब्द वगैरह जो बोला करता हूँ वो वीडियो भी देखिएगा। तो आइए समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हमें समझना है, 3-4 बातें समझनी है। हम कितना भी तेज बोले, लेकिन मेरी बात को आप माइंड करें, आपको समझ में आएगा। एक तो पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसे होता है कि क्या है, वो हम कैसे पहचानेंगे है कि नहीं है। तो देखिए मेन पहचान वाक्य अंत में ता है, ती है, आज सब निकलते हैं। इतना तो जनरल लोग बताते हैं कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, आज सब निकलता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन आपको यहाँ मैं थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ, अगर ता है, ती है नहीं भी निकल रहा है, लेकिन वहां उसका भाव छुपा हुआ है, जैसे पैसिव वॉइस में द्वारा छिपा होता है, लेकिन वो पैसिव वॉइस है। ऐसे ताहती है, आ तो नहीं रहा वाक्य में, लेकिन छुपा हुआ है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे? जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रेखा पत्र लिखती, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शेर जंगल में रहता है, पिताजी समय से दफ्तर जाते हैं, रोज शाम को बारिश होती है कुछ भी, तो वहां ताहती आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर ऐसा आ गया कि मुझे सब कुछ मालूम है, तो वहां तो प्रेजेंट ताहती आया नहीं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मुझे सब कुछ मालूम, अर्थात मैं सब कुछ जानता हूँ। ये छुपा हुआ है ताहती में, उसमें
मुझे सब कुछ मालूम है, ता है या ती है नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों छुपा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसे तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है, तो वहां ता है तो नहीं आया, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि उसका अर्थ तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है, अर्थात तुम कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद करते हो, ये इसलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ताहे थी ना भी निकले, वहां सेंस निकल रहा है, उसमें लगाया जा सकता है ताहे थी, तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा समझना। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है। विभिन्न प्रकार से लोग समझा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, कह देते हैं बड़ा सरल है, लेकिन मेरी निगाह में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही सबसे कठिन है, और फिर उससे कम कठिन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और थोड़ा बहुत सिंस फार का प्रयोग जो है वहां समझना है, वो थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे कठिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ विभिन्न चीजें आती हैं, हम बताएंगे कितनी चीजें, इतनी फिर कहीं है भी नहीं रूल्स, लेकिन इतना सरल इसको स्पष्ट करेंगे आपको समझ में आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर समझ में आ गया तो आगे के सब कुछ आपको इनडायरेक्ट है, कोई भी टेंस है, इंपरेटिव, 12 टेंस के बाहर कुछ भी समझना है, सारा समझ में आ जाता है। इसको ही समझना, अगर आया तो आगे सब समझ में आता है। तो आपको समझना है क्या क्या विभिन्न प्रकार से लोग पढ़ाते, जैसे बता दिया गया कि ताहत ये निकलता है, ये भी बताना जरूरी है कि ताहत ये ना भी निकले तब आप कैसे पहचानेंगे। दूसरी बात, ये ऐसे बोला गया कि सहायक क्रिया डू और डज कौन कहाँ लगती है या एसआई जुड़ता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्लियरली कैसे स्पष्ट करना है, आप समझेंगे। तो अगर चलताऊ तरीके में बता दिया गया कि एक वचन में डज, बहुवचन में डू, तो फिर ये नियम फंस जाता है कि जैसे हमने पूछ दिया कि आई के साथ में क्या लगता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप देते हैं जवाब वहां डू, क्योंकि आप कह देते हैं आई एक वचन, मैंने पूछा डू वहां क्यों लगाया, आप कहते हैं आई एक वचन, लेकिन ऐसा है नहीं। आई तो वो आई को आप बहुवचन बोल देते, सॉरी आई को आप बोलते बहुवचन है इसलिए डू लगाया, लेकिन आई बहुवचन है ही नहीं, आई तो एक वचन है, उसका बहुवचन तो वी है। आई माई मी वी हमारा सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, उनमें आई माई मी ये एक वचन में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है, वी हमारा वो फर्स्ट पर्सन में बहुवचन के प्रोनाउंस है। तो आई तो एक वचन है, फिर आप वहां डू क्यों लगा देते, अगर ये नियम पढ़ लिया है कि एक वचन में डज, बहुवचन में डू, तो आप कह देते हैं कि आई बहुवचन। ऐसा नहीं, यहां जो हमने नियम बताए हुए हैं उनसे सारा इसकी सारी तस्वीर स्पष्ट होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो समझना है कि कैसे ऐसे बोल दिया गया कि वो सहायक क्रियाएं उसमें नहीं लगती है, एफर्मेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में लग जाती हैं। इतना नियम खाली बताया गया तो कटेगा नियम, क्यों, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि सहायक क्रियाएं एफर्मेटिव में भी लगी हुई मिलेंगी और एफर्मेटिव में ना भी लगी मिलेंगी, निगेटिव में भी सहायक क्रियाएं मिलेंगी, निगेटिव में नहीं मिलेंगी, और इंट्रोगेटिव में भी सहायक क्रियाएं मिलेंगी, इंट्रोगेटिव के वाक्य में नहीं भी मिलेंगी। ऐसा है, तो उसको स्पष्ट करना है कि कब सहायक क्रियाएं लगती हैं कब नहीं लगती। ये तो वो जो दूसरे हिसाब से आपने बहुत जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे, ये वहां कुछ नियम आपके कटते नजर आएंगे, लेकिन ये आज सारा परफेक्ट नियम होगा। इसमें आप मिलाइए और बार बार देखिए, वीडियो देखिए क्या वो सही है कि नहीं सही है। तो देखिए हमने पहचान बताई है, पहचान के बाद में मैं लिख रहा हूं कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज है, लेकिन लगती कौन कहाँ है वो समझिए। तो नोट में हमने लिखा है आई वी यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू, ऐसा लिखा, तथा बाकी सब में डज। ये नियम रट लो, आई वी यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू तथा बाकी सब में डज। अगर ये नहीं रटना तो ऐसे रटो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू। ऐसा क्यों लिख दिया कि आई वी तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड पर्सन यू सेकेंड पर्सन है तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू, ऐसा रट लो। चाहे ऐसा रट लो आई वी यू बहुवचन के साथ डू, और चाहे ऐसा रट लो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और बहुवचन कर्ता के साथ डू, बाकी सब में डज। अगर ऐसे भी नहीं रटना तो ऐसे रट लो कि थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ डज और बाकी सब में डू। ये सबसे सरल नियम है, थर्ड पर्सन एक वचन। इतना मत बोलो एक वचन में डज बहुवचन में डू, नहीं फंस जाओगे। क्यों कि आई में डू लग जाता है लेकिन वो बहुवचन नहीं है। तो ऐसे रट लो थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ डज और बाकी सब में डू। आप ये पर्सन वाला बवाल नहीं समझ पा रहे कि ये पर्सन में जो लिख देता है, ये जानना बहुत जरूरी कि थर्ड पर्सन एक वचन है क्या, क्योंकि आगे आपको हम बताएंगे थर्ड पर्सन एक वचन में इज, थर्ड पर्सन एक वचन में वाज, थर्ड पर्सन एक वचन में हैज, थर्ड पर्सन एक वचन में हैज बीन। तो थर्ड पर्सन एक वचन को आपको समझना है। तो देखिए
आई और भी फर्स्ट पर्सन है, ये आई और भी फर्स्ट पर्सन है, और ये यू सेकेंड पर्सन है। इन तीन के अलावा सारे थर्ड हैं, ऐसा समझिए। ये कर्ता की बात हो रही है, तो आई एक कर्ता कारक है तो ये फर्स्ट पर्सन आई माई मी तीनों, लेकिन यह बात कर्ता की हो रही, तो आई कर्ता कारक है, मी उसमें ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक, और माई पजेसिव केस है, तो बात कर्ता की हो रही। तो आई और वी ये दोनों फर्स्ट है, आई उसमें एक वचन है, वी जो है उसमें बहुवचन है, तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए, और यू सेकेंड पर्सन है, तो ये हो गया फर्स्ट, हो गया सेकेंड, इनके अलावा सारे थर्ड है। आई वी यू को अगर तुम छोड़ दो तो सारे थर्ड पर्सन है। उन थर्ड पर्सन में हमें ये समझना है कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे बोला गया मेरे पिताजी, तो वो फर्स्ट सेकेंड कुछ नहीं, वो तो थर्ड पर्सन एक वचन है। क्यों? क्योंकि आई केवल फर्स्ट है, माई आई जो करता है वो फर्स्ट पर्सन है, माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई सर्वेंट, माई नेबर, ये कुछ फर्स्ट नहीं है, वो सब थर्ड है। ऐसे वी जो है फर्स्ट है, बहुवचन है, और आवर कंट्री, आवर जो है विलेज, ये कुछ भी जो है वो फर्स्ट है, सब थर्ड हो गया। ऐसे यू तो सेकेंड है, लेकिन योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फादर, ये कुछ भी सेकेंड नहीं है, वो सब थर्ड है। तो आई वी यू इन तीन के अलावा कुछ भी करता आएगा, सब वो थर्ड है पर्सन होगा। उन थर्ड पर्सन में केवल इतना देखना है कि वो एक वचन एक बहुवचन, जैसे उसका भाई तो थर्ड पर्सन एक वचन है, और उसके भाई, बहुत से भाई हो गए, इस ब्रदर्स तो बहुवचन हो गया थर्ड पर्सन में। जैसे घोड़ा घास खाता है तो घोड़ा थर्ड पर्सन एक वचन है, और घोड़े घास खाते हैं तो घोड़े थर्ड पर्सन बहुवचन है। लेकिन हार्स और हार्सेस, घोड़ा और घोड़े, वो दोनों ही थर्ड पर्सन है। तो हमें समझना है कि वो थर्ड पर्सन एक वचन करता क्या होता है। तो वेरी इजी, अरे तीन को छोड़ दो, आई वी यू को, तो सब थर्ड है पर्सन। कुछ भी बोला जाए, तारे चमकते हैं, हवा चलती है, पानी बरसता है, मोहन नौकर, कुछ भी, पिताजी माताजी, कुछ भी बोला जाए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सब थर्ड पर्सन है। उनमें खाली ये देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। अब बात समझ में आई कि थर्ड पर्सन एक वचन क्या होता है। तो थर्ड पर्सन एक वचन करता, अगर वहां डज लगा दो और बाकी सब में डू लगा दो, अब तो नियम इजी हुआ। तो थर्ड पर्सन एक वचन करता के साथ डज लगता, बाकी सब में डू लगता, ये नियम मान लीजिए। अब हमने अगला नियम क्या लिखा हुआ है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट रूल लिख दिया। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही पढ़ना है कि डू लगना है, कि डस लगना है, कि कुछ नहीं लगना है, क्या होना है, सहायक क्रिया कौन लगनी है, कि सहायक क्रिया नहीं लगनी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना, इतना समझ लो बस आ गया। तो देखिए हमने नियम लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत महत्वपूर्ण नियम। नियम क्या लिखा है कि जिन कर्ता के साथ डस का प्रयोग होता है, तो हमने ऊपर लिखा है कि थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ डस का प्रयोग होता है। भाई जिन कर्ता के साथ डस का प्रयोग होता है, उन्हीं कर्ता के आने पर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। तो जिन कर्ता के साथ डस का प्रयोग होता है, तो कोष्टक में लिख दिया हमने थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ डस का प्रयोग होता है। तो जब थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता में डस भी लगता और थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के आने पर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस भी जुड़ता है। आगे लिखा है लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। अब ये समझा के लिखा हुआ है, अगर डज का प्रयोग होगा तो क्रिया में यस या यस नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर डज का प्रयोग नहीं होगा तो क्रिया में यस या यस जरूर जुड़ेगा। ये नियम वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको आप वीडियो को दोहराइए, देखिए। इन नियमों को सीख जाने पर आपके नियम को कोई काट नहीं सकता। जैसे मैं काट देता हूँ, आपने पढ़ लिया कि एक वचन में डज, बहुवचन में डू, तो मैं पूछ देता हूँ कि आई में क्यों डू लगाते, तो आप कह देते आई तो बहुवचन, लेकिन बहुवचन आई नहीं हुआ, आप कहीं पढ़िए उसको। तो ऐसे ये नियम कटेंगे नहीं, जो मैंने ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, किताबों में भी नहीं लिखे हुए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि जिन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है, उन्हीं कर्ता के आने पर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ये जोड़ते हैं। तो किन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन एक वचन करता है। तो आप ऐसे जान लो थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता में भी आएगा, थर्ड पर्सन एक वचन करता वाक्य में, तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ये जुड़ेगा। लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं होते। अगर उस वाक्य में आपको डज का प्रयोग करना पड़ेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर डज का प्रयोग नहीं हुआ तो फिर आप जरूर लगाएंगे। वाक्य चाहे अफर्मेटिव हो, वाक्य चाहे निगेटिव हो, वाक्य चाहे इंट्रोगेटिव हो। यहाँ यही समझना है कि वो यस या यस तो कहीं भी चलेगा, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव। और वो डूडस सहायक क्रियाएं तो कहीं भी चलेंगी, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में चलेंगी भी और नहीं भी चलेंगी। तो पढ़ना है कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी। आगे हमने क्या लिख दिया है नियम, जरा समझिए।
लेकिन जिन कर्ता के साथ डू लगता है उनके साथ वर्ब में कभी भी यस या यस नहीं लगाते हैं, वो डू लगे चाहे लगे। लेकिन जहाँ डज लगता है वो थर्ड पर्सन एक वचन वहां समझना है, थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता को समझना है, वहां डज लगना है, वहीं यहाँ यस या यस भी लगना है। लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं होगा। डज लगाया तो यस या यस नहीं लगेगा, और डज ना लगा तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर अगर आपने यस या यस नहीं जोड़ा तो वाक्य गलत हो जाएगा, कहीं भी आप बना रहे हो। और जहाँ डू लगता है आई वी यू बहुवचन में डू लगता है वहां तो उस ये कर्ता आने पे कभी भी आप जो है वर्ब के फर्स्ट भाग में यस या यस जोड़ेंगे ही नहीं। अब जानना है क्या हमने क्या लिखा है, तो अब जानना है तो क्या जानना है कि सहायक क्रिया कब लगती और कब नहीं लगती। सहायक क्रिया को हम जान लेंगे कि डज नहीं लगेगी तो जोड़ लेंगे यस या यस, और डज लग गई तो नहीं जोड़ेंगे। ये जान ले कब लगेगी सहायक क्रिया और कब नहीं लगेगी। तो देखिए हमने लिखा है अफर्मेटिव में क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है। तीनों का अलग अलग हमने नियम लिखा है, कब सहायक क्रिया लगती कब नहीं लगती। देखिए अफर्मेटिव में लिखा इन वाक्यों में तो या अवश्य जरूर अगर शब्द आ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो आप सहायक क्रिया लगा देंगे और वरना नहीं लगाएंगे। इन वाक्यों में तो या अवश्य जरूर आप शब्द आने पर सहायक क्रिया लगेगी वरना नहीं लगेगी। और निगेटिव में क्या लिखा है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्य बना रहे हो तो नॉट के साथ सहायक क्रिया लगा ले। अगर वाक्य में नॉट का प्रयोग करना पड़े, हिंदी में केवल नहीं आ रहा हुआ स्कूल नहीं जाता है तो नॉट लगा रहे हैं आप तो सहायक क्रिया लगाई, डस नॉट डू नॉट जो भी चल रहा है वहां पे। लेकिन अगर नेवर अगर आ रहा है तो सहायक क्रिया नहीं लगेगी कि वह स्कूल कभी नहीं जाता है, तब डू नॉट डस नॉट कुछ नहीं आना है तो वहां नेवर आना कभी नहीं, तब सहायक क्रिया। तो ये नियम को सीखो कि नॉट के साथ सहायक क्रिया लगेगी निगेटिव में, नेवर के साथ नहीं लगेगी। और एफर्मेटिव में तो या अवश्य जरूर अगर आएगा तो सहायक क्रिया लग जाएगी वरना नहीं लगेगी। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वैसे तो प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक सभी वाक्यों में सहायक क्रिया लगती है, लेकिन जब कर्ता ही प्रश्नवाचक होगा तब सहायक क्रिया नहीं लगेगी। तो मैं अभी वाक्य लिख के समझाऊंगा, बोल करके भी लिख करके भी, इनके एग्जाम्पल दे करके भी मैं इसको स्पष्ट करूंगा। अभी इंट्रोगेटिव वैसे ये एक इसमें पार्ट में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि तमाम सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, बहुत अच्छे वाक्य। अभी और विवरण थोड़ा उठा के देना है, इसमें कंपटीशन लेवल पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाना है। इसके एक दो पार्ट जो बन जाए आप देखिए। तो आइए चर्चा करते हैं कि एफर्मेटिव में जो हमने नियम लिखा है कि तो या अवश्य जरूर अगर आएगा तो सहायक क्रिया लगेगी वरना नहीं लगेगी। तो देखिए ये वाक्य लिखा है, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो ये लिखा हुआ है, ये वाक्य अफर्मेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव तो है नहीं, ये अफर्मेटिव है। तो यहाँ करते तो इसमें तो या अवश्य जरूर नहीं आया, तो या अवश्य जरूर नहीं आया तो इसमें सहायक क्रिया लगनी नहीं है। लेकिन अगर लगती तो कौन लगती, तो आई के साथ डू लगता है, तो डू लगता अगर लगता, लेकिन यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि अफर्मेटिव तो या अवश्य जरूर अगर आता तो लग जाता, तो आई के साथ में डू नहीं लगेगा। हमने नियम लिखा है कि जिनमें डू लगता है उनमें डू लगे चाहे न लगे, यस या यस कभी नहीं जुड़ेगा। तो यस या यस तो यहाँ आ नहीं सकता, वो तभी आएगा जब कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन होगा। अगर सहायक क्रिया वहां डज नहीं आई तो फिर यस या यस जुड़ जाएगा। तो आई गो टू स्कूल डेली हो गया। आगे इसी वाक्य में अगर तो या अवश्य जरूर या जरूर जोड़ दे कि जैसे मैं तो रोज स्कूल जाता हूं, मैं तो रोज स्कूल जाता हूं, या मैं रोज स्कूल अवश्य जाता हूं, मैं स्कूल जरूर जाता हूं, तो आप सहायक क्रिया लगा देंगे कि आई डू गो टू स्कूल डेली। मैं तो रोज स्कूल जाता हूं, तो आई डू गो टू स्कूल डेली। इसीलिए मैं वाक्यों को पहले लिख के रखता हूं समय बचाने के लिए कि उन 20 में 22 मिनट में आपको मैं कितना पढ़ा दूं, तो लिखने में जो समय जाता है आपको तो सिर्फ समझना है, लिखा लिखाया अगर मिल जाए और उसको समझाया जाए तो बेहतर समझ में आता है। इसीलिए मैं पहले से लिख के रखता हूं। तो हमने वाक्य नहीं लिखे हुए थे, आप समझिए ओरली बोलेंगे यहाँ पे और थोड़ा समझाएंगे। जैसे वह रोज स्कूल जाती है तो आप ओरल समझिए, वह रोज स्कूल जाती है तो उसमें सी के साथ में वो डज लगता है, लेकिन यहां लगेगा नहीं क्योंकि तो या अवश्य जरूर नहीं आया है।
और जब सी में डज लगता नहीं लगेगा तो ऐसे ये जोड़ेंगे। हमने नियम लिखा है कि जिनमें डज लगता है वो डज अगर ना लगा तो ऐसे ये जुड़ेगा, इसीलिए यहाँ सी गोज होगा। सी गोज टू स्कूल डेली। बाकी आपको करना है, कुछ भी वाक्य बनाते रहिए अफर्मेटिव में। अगर मैं लिख के रख देता तो केवल समझाना होता, लिखने में जो टाइम जाता है वो जो नहीं जाता, तो इसलिए हमें ओरल बोलना पड़ेगा, अगला पार्ट भी बनाना पड़ेगा, तमाम सारे इंट्रोगेटिव में समझाने। देखिए ये जैसे बोला गया कि मैं गरम चाय ना, मैं ओरल बोलूंगा, आप मेरी आवाज से समझिए, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। मैं गरम चाय नहीं पीता हूँ, मैं गरम चाय नहीं पीता हूँ, इसमें केवल नहीं आया आई के साथ डू लगाना है, आई डू नॉट टेक हॉट टी हो गया। लेकिन उसमें कभी नहीं कर दो, मैं गरम चाय कभी नहीं पीता हूँ, तो आप सहायक क्रिया नहीं लगेगी। हमने लिखा है कि नेवर के साथ सहायक क्रिया नहीं लगती, आई नेवर टेक हॉट टी हो जाएगा। लेकिन ऐसे आईएस नहीं जुड़ेगा, क्यों? हमने नियम लिखा है कि जिनमें डू लगता उनमें ऐसे आईएस जुड़ता है। वो तो आपको जब करता थर्ड पर्सन एक वचन होगा तो उसको ऐसे आईएस की समस्या को आपको समझना है। तो आई नेवर टेक हॉट टी। और जब बोला गया वह गरम चाय नहीं पीती तो वहां डज आना है सी के साथ में, सी डज नॉट टेक हॉट टी। लेकिन जब बोला गया वह गरम चाय कभी नहीं पीती है, तब तो आप कभी नहीं नेवर आ रहा है तो डस नहीं आएगा। अब जिनमें डस लगता है वो न लगा तो ऐसे इस पे जोड़ना पड़ेगा, सी नेवर टेक्स हॉट टी। तो हमने देखा कि अफर्मेटिव में भी सहायक क्रिया नहीं लगी, और अफर्मेटिव में सहायक क्रिया लग गई, और निगेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगी, और निगेटिव में लगी भी। कैसे? नॉट के साथ लग गई लेकिन नेवर के साथ नहीं लगी। ये जो हमने रूल्स बताए हुए इनको फॉलो करना है। अब इंट्रोगेटिव चलते हैं, तो वहां क्या समझना है, जब कर्ता प्रश्नवाचक हो तो कर्ता क्या, जो काम करता वही कर्ता होता है। इस बात में थोड़ा समझाएंगे। जो कर्ता होता है वो जो काम करता वही कर्ता होता है। जैसे कौन सी लड़की वह पुस्तक पढ़ती है, एक वाक्य। और दूसरा वह लड़की कौन सी पुस्तक पढ़ती है। तो देखिए जो काम करता हो करता होता है। इसमें बोला गया वह लड़की, तो ये करता है, और वहां कौन पढ़ता है, कौन सी लड़की। वह पुस्तक तो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ कौन पढ़ता है, वह लड़की, तो ये करता है। या कौन सी पुस्तक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ कौन सी लड़की ही ये करता है। कौन सी लड़की वो पुस्तक पढ़ती है तो वह पुस्तक, उसमें कर्ता आपको समझना है। तो इसमें करता है वह लड़की जो प्रश्नवाचक नहीं है, इसमें करता है कौन सी लड़की। तो बोला गया रेखा वह पुस्तक पढ़ती, वही कौन सी लड़की, तो रेखा करता है। रेखा को हटा दिया तो हो गया कौन सी लड़की, तो यही करता है। तो ये प्रश्नवाचक है। जब कर्ता प्रश्नवाचक है तब सहायक क्रिया नहीं लगेगी। जब कर्ता प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया नहीं लगेगी। तो लिखा गया विच गर्ल, कौन सी लड़की।